नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है जय इंस्टीट्यूट पर। जैसा कि हमने आपके सामने बजट की यात्रा में 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जिनको यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, उनको देखिए। जिसमें हमने बताया है, बजट का इतिहास बताया है, बजट कैसे तैयार हो जाता है और बजट संसद में कैसे पास होता है। ये सारी की सारी चीजें हमने बताई हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि बजट के प्रकार क्या हैं, बजट की विशेषताएं क्या होती हैं और सरकार को आखिर में अंतरिम बजट की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो चलिए चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। तो आप देखिए बजट के प्रकार। तो बजट में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राजस्व बजट की। कौन सा बजट? राजस्व बजट की। तो राजस्व बजट में तुम्हारा राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियां शामिल होती हैं। राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियां शामिल होती हैं और यह सरकार की देनदारी और परिसंपत्तियों पर कोई प्रभाव नहीं डालती हैं। यानी कि जो हमारा राजस्व बजट है, यह सरकार की परिसंपत्ति और देनदारियों पर कोई प्रभाव नहीं डालती हैं। सरकार की परिसंपत्ति से ऐसा क्या? जैसे कि किसी सड़क का निर्माण होना, किसी अस्पताल का निर्माण होना या किसी सरकारी भवन का निर्माण होना, तो इनमें इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर हम बात करें राजस्व व्यय की, जो हमारा राजस्व व्यय है वह कहाँ पर खर्च होता है, तो जैसे कि हमारा ब्याज हो गया, भुगतान हो गया, पेंशन हो गई या प्रशासनिक व्यय हो गया। इसके बाद राजस्व प्राप्तियों की यदि हम बात करें तो हमें राजस्व कहाँ से प्राप्त होता है, तो सीमा शुल्क से प्राप्त होता है। जहां हमारे देश की सीमा लगती है राज्यों से, वहां से प्राप्त होता है। दूसरा उत्पाद शुल्क से प्राप्त होता है। तीसरा आयकर विभाग से हमें जो राशियां प्राप्त होती हैं, अनुमानित राशियां प्राप्त होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? राजस्व प्राप्तियां कहते हैं। तो ये दोनों ही देनदारी और परिसंपत्तियों पर कोई प्रभाव नहीं डालती हैं। दूसरे यदि हम बजट की बात करें दूसरे प्रकार की, तो इसे कहते हैं हम पूंजीगत बजट। पूंजीगत बजट से आशय है इसमें पूंजीगत व्यय और पूंजीगत प्राप्तियां होती हैं। पूंजीगत यानी कि यदि आपको कोई पूंजी प्राप्त होती है तो आपकी अर्थव्यवस्था में क्या होगा? सुधार होगा, आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। ठीक उसी प्रकार का यहाँ पर किस्सा है। कैसे? तो पूंजीगत व्यय कहां पर होता है? जैसे मान के चलिए सरकार ने कोई सड़क बनवा दी, अस्पताल बनवा दिया, सरकारी इमारत बनवा दी या किसी सरकारी भवन का निर्माण करवा दिया, तो इनकी पूंजी क्या हुई? सरकार की पूंजी उनके हाथ से गई। तो यहाँ पर क्या होगा? जो सरकार की परिसंपत्ति और देनदारी है उसमें कमी नजर आएगी, क्योंकि उनकी संपत्ति में जो विस्तार हो रहा है तो उसकी वजह से व्यय आ रहा है, तो व्यय की वजह से क्या होगा? इनकी देनदारी और परिसंपत्ति में क्या होगी? कमी। तो इसके लिए हमने तीर का निशान नीचे लगा दिया। इसके बाद पूंजीगत प्राप्तियां। तो पूंजीगत प्राप्तियों में क्या होता है? तो यहाँ पर सार्वजनिक जो उद्योग होते हैं उनके शेयर उधार देना, ऋण देना या पुनः भुगतान करना, ये सारी की सारी चीजें किसमें आती हैं? पूंजीगत प्राप्तियों में। जब पूंजीगत प्राप्तियों से फायदा होता है तो देनदारी और परिसंपत्तियों में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। जो ऊपर का तीर है यह वृद्धि को दर्शाता है। इसके बाद चलते हैं शून्य आधारित बजट पर। तो शून्य आधारित बजट क्या है? जहां पर सारी की सारी व्यवस्था पूरे तरीके से द्वारा से शुरू की जाती है। यानी कि मान के चलिए यदि आपको कुछ सीखना है तो आपका दिमाग एकदम शून्य तरीके से होना चाहिए, बिल्कुल शून्य, यानी कि ना उसमें कुछ भरा हुआ हो, बिल्कुल एकदम खाली। इसी तरीके से हमारा शून्य आधारित बजट है। इसकी पेश करने की एक अनोखी प्रक्रिया होती है। इसमें सरकार द्वारा सारी की सारी प्रक्रिया एकदम शुरुआत से की जाती है। उनको कुछ नहीं करना कि पीछे तुमने क्या किया या आगे क्या करने वाले हो, अभी प्रेजेंट में तुम्हारे पास जो खाका है उसको पेश कीजिए। तो इसी प्रकार के बजट को हम क्या कहते हैं? शून्य आधारित बजट कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम परिणाम बजट की। तो परिणाम जैसा कि नाम से ही पता चलता है, परिणाम यानी कि रिजल्ट। तो सरकार को क्या चाहिए? रिजल्ट। तो इसमें मंत्रालय और विभिन्न विभाग शामिल होते हैं। क्या शामिल होते हैं? मंत्रालय और विभिन्न विभाग शामिल होते हैं और इन्होंने अपने बजट के परिव्यय के साथ क्या किया है, कितनी प्रगति की है, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की जाती है। तो यहाँ पर विभिन्न मंत्रालयों द्वारा विकास के परिणाम और सरकारी कार्यक्रमों को मापने की इकाई का कार्य किया जाता है और अंत में जो परिणाम मिलता है उसे हम परिणामी बजट कहते हैं। यह परिणामी बजट पहली बार 2005 में पेश किया गया था। इसके बाद बात कर लेते हैं हम जेंडर बजटिंग की। जेंडर बजटिंग जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, तो इसमें महिलाओं के कल्याणकारी योजना, नारी सशक्तिकरण और महिलाओं के लिए इसमें बात की जाती है। यानी कि इस बजट में बताया जाता है कि महिलाएं पुरुषों से कम नहीं है, उनको समानता का अधिकार है और महिलाओं को पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए। इस बजट को क्या कहा जाता है? जेंडरिक बजटिंग कहा जाता है। इसके बाद तुम्हारा आता है संतुलित बजट। तो ऐसा बजट जिसमें राजस्व और व्यय दोनों बराबर होते हैं। यानी कि जैसा कि आपने देखा था कि आर के षणमुखम चेट्टी ने
26 नवंबर 1947 को क्या किया था, जो बजट पेश किया था उसमें राजस्व कम था और व्यय ज्यादा हो गया था। और यहाँ पर क्या बात हो रही है, संतुलित बजट की। तो यहाँ पर मतलब कहने का आशा ये है, यदि आपका राजस्व 170 करोड़ है तो आपका व्यय भी कम से कम 160 करोड़ हो या बराबर हो, 170 करोड़ के बराबर हो। तो ऐसे बजट को हम संतुलित बजट कहते हैं। यह अर्थव्यवस्था में ना तो मंदी दर्शाता है और ना ही यह मजबूती दर्शाता है, मतलब एक तरीके से यह स्थिरता को बनाए रखता है। इसके बाद बात कर लेते हैं हम अधिशेष बजट की। तो अधिशेष बजट क्या होता है, यह मजबूत अर्थव्यवस्था को दर्शाता है, यानी कि इसमें हमारा जो राजस्व होता है वह व्यय से अधिक होता है। मान के चलिए हमारा राजस्व है 200 करोड़ रुपए का और व्यय हमारा है 160 करोड़ रुपए का या 100 करोड़ रुपए का। तो ये क्या होता है, ये हमारी मजबूत अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि अर्थव्यवस्था में मजबूती आई है और अर्थव्यवस्था बहुत ही सुदृढ़ होती जा रही है। इसके बाद बात कर लेते हैं हम घाटे के बजट की। तो घाटे का बजट, जैसा कि आर के षणमुखम चेट्टी द्वारा 26 नवंबर 1947 को जो बजट पेश किया गया था, जिसमें राजस्व 171 करोड़ रुपए था और व्यय 197 करोड़ रुपए हो गया था, जहां पर सरकार को लगभग 24.59 करोड़ का घाटा हुआ था और उस घाटे की पूर्ति के लिए वर्ल्ड बैंक द्वारा कर्जा लिया गया था, जहां पर इन्होंने रक्षा मंत्रालय में 92.74 करोड़ रुपए का लगभग व्यय किया था। और इस जो व्यय हुआ था यहाँ पर, यह पूरे बजट का 46% था। इस वजह से यहाँ पर क्या हुआ था, घाटा हुआ था। तो इस प्रकार के बजट को हम क्या कहते हैं, घाटे का बजट कहते हैं, क्योंकि इस प्रकार के बजट में हमारा राजस्व तो कम होता है लेकिन हमारा व्यय अधिक हो जाता है। और ये घाटे का जो बजट होता है यह कमजोर अर्थव्यवस्था को दर्शाता है। तो अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ ऐतिहासिक बजटों की, जो हमारे लिए ऐतिहासिक चर्चा के विषय में बने हुए हैं और आज तक उन बजटों का नाम एक यादगार के रूप में लिया जाता है। तो आप इन पॉइंटों को नोट कीजिए, उसके बाद हम आगे के पॉइंट कवर करते हैं। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कुछ ऐतिहासिक बजटों के बारे में जिनकी चर्चा आमतौर पर अभी भी होती आ रही है। पहला है ब्लैक बजट। ब्लैक बजट इसको क्यों कहा जाता है, यह 1973 और 1974 में इंदिरा गांधी की सरकार में जो हमारे वित्त मंत्री थे यशवंतराव बी चव्हाण, इन्होंने क्या किया था, 550 करोड़ रुपए घाटे के साथ बजट पेश किया था। इसलिए इस बजट को काला बजट या ब्लैक बजट के नाम से जानते हैं। अब तक का यह सबसे बड़ा घाटा था। दूसरा आता है हमारा गाजर या डंडा बजट। गाजर या डंडा बजट से अगर हम बात करें तो इसका नाम गाजर या डंडा बजट क्यों पड़ा, क्योंकि इसकी दोहरी प्रकृति के कारण इसका नाम गाजर डंडा बजट पड़ गया। इसको 1986 में बीपी सिंह द्वारा प्रस्तुत किया गया और इसकी दोहरी प्रकृति क्या थी, इसके माध्यम से क्या किया गया था, इस बजट में लाइसेंसी राज्य को खत्म करने के प्रयास में पहला कदम उठाया गया। साथ ही मॉडवेट की प्रथा शुरू की गई। मॉडवेट यानी कि संशोधित वर्धित मूल्य कर की यहाँ पर शुरुआत की गई और चोरी, तस्करी और काला बाजारी करने वालों के खिलाफ यहाँ पर अभियान चलाए गए। इसके बाद बात कर लेते हैं हम युगांतकारी बजट की। तो युगांतकारी बजट 1991 में मनमोहन सिंह द्वारा प्रस्तुत किया गया और यह ऐसे समय में प्रस्तुत किया गया बजट था जिसकी तारीफ आज भी की जाती है। उस समय हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत ही जटिल परिस्थितियों से गुजर रही थी, मंदी का दौर था, लेकिन यहाँ पर जो मनमोहन सिंह थे इन्होंने इस तरीके से बजट पेश किया कि यहाँ पर क्या हुआ था, उदारीकरण का युग आया और साथ ही जो लाइसेंस राज था उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। इसके बाद अर्थव्यवस्था को हमारा थोड़ा बहाल लाया गया, मंदी अर्थव्यवस्था से हमारा उभरा भारत। इसके बाद हम बात कर लेते हैं तुम्हारी रोल बैक बजट की। सॉरी, पहले हम चलते हैं इस पर ड्रीम बजट पर। ड्रीम बजट क्या है, तो ड्रीम बजट की हम बात करते हैं 1997 में पी चिदम्बरम द्वारा यह पेश किया गया और इस बजट में जो करों का उल्लेख था, जिन पर कर बकाया थे, उनको वसूली की इन्होंने घोषणा कर दी, इसलिए इसको ड्रीम बजट कहा जाता है। ड्रीम बजट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने घोषणा मात्र की थी लेकिन इस बजट पर यह खरे नहीं उतर पाए, यानी कि एक तरह का इन्होंने सपना देखा था कि हम करों की वसूली कर लेंगे। इसके बाद बात करते हैं मिलेनियम बजट की। तो मिलेनियम बजट क्या था, यह 2000 में यशवंत सिन्हा द्वारा प्रस्तुत किया गया था और इस बजट में आईटी उद्योग के विकास के लिए रोड मैप तैयार किया गया था। इसके बाद बात कर लेते हैं हम तुम्हारा 2003 में और 2 में एनडीए की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और इस सरकार के समय में क्या हुआ था, यशवंत सिन्हा द्वारा जो बजट पेश किया गया था रोल बैक बजट इसको नाम दिया गया। क्यों, क्योंकि इसमें अटल बिहारी सरकार द्वारा विभिन्न प्रस्ताव और नीतियों को पुनः वापस लाया गया और उन पर कार्य किया गया, जो कि कई पिछले बजट में इनको क्या किया गया था, निष्क्रिय कर दिया गया था। ऐसे नीतियों को द्वारा ये
वापस लेकर आए, इसलिए इसको वापस यानी कि बैक, इसलिए इसको रोल बैक बजट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आता है आम आदमी बजट। यह बजट अब तक का सबसे महत्वपूर्ण बजट माना जाता है, क्योंकि यह 2005 में पी चिदम्बरम द्वारा नियुक्त किया पेश किया गया था। और इस बजट में क्या हुआ था, इस बजट में कॉर्पोरेट टैक्सेस और कस्टम ड्यूटी पर विशेष फोकस दिया गया था। साथ ही मनरेगा और आरटीआई की, यहाँ पर जो आरटीआई होती है, मनरेगा और आरटीआई की शुरुआत भी यहीं से होती है। आप इन पॉइंटों को नोट कीजिए। इसके बाद हम केंद्रीय बजट और अंतरिम बजट के बारे में चर्चा करते हैं। अब देखिए, हम बात करते हैं अब केंद्रीय बजट की। केंद्रीय बजट क्या है? तो केंद्रीय बजट यह एक सदी में एक बार आने वाला बजट इसको कहा जाता है। यह निर्मला सीतारमण द्वारा 2021 में पेश किया गया था। क्यों किया गया था और इसको सदी में एक बार आने वाला बजट क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें निजीकरण, मजबूत कर संग्रह, दूसरा बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य सेवाओं में निवेश पर अधिक ध्यान दिया गया। अब बात करते हैं कि अंतरिम बजट की सरकार को आवश्यकता क्यों पड़ती है। आपने अक्सर देखा होगा, जब चुनावी वर्ष चल रहा होता है या चुनाव हो रहे होते हैं, उस समय सरकार अंतरिम बजट करवाती है। अंतरिम बजट, इसका संविधान में कोई विशेष प्रावधान नहीं है। यह सिर्फ इसलिए पेश किया जाता है अंतरिम बजट, क्योंकि जब चुनाव होते हैं तो चुनाव में क्या होता है, सरकारें बदलती हैं और सारी की सारी प्रक्रिया बदल जाती हैं। इस तरीके से ये क्या करते हैं, अंतरिम बजट पेश करते हैं। अंतरिम बजट में क्या होता है, चुनावी वर्ष पूर्ण बजट पेश नहीं किया जाता है, क्योंकि जो मौजूदा सरकार होती है उसके बाद नई सरकार आएगी। तो जब तक नई सरकार अपना बजट पेश नहीं कर देती है तो इस प्रकार के बजट को हम अंतरिम बजट कहते हैं। इसमें क्या होता है, केंद्र सरकार निचले सदन की सुनती है और आवश्यक धन पूर्ति के लिए क्या करती है, नई सरकार द्वारा पूर्ण बजट पेश होने तक यह अपना मतदान, मतलब नीचे वाले सदन की है, पूरी तरीके से सुनती है और उनके सलाह मशवरा लेती है। तो इस प्रकार के बजट को हम अंतरिम बजट कहते हैं। तो आज के वीडियो में हमने क्या देखा, बजट देखे, बजट के प्रकार देखे, उनकी विशेषताएं देखी और कुछ ऐतिहासिक बजट देखे। तो अगले वीडियो में हम 2025 का आर्थिक सर्वेक्षण जो हुआ है, जो बजट पेश हुआ है, उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।